स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के मतदान में हम आपको बताएंगे विश्लेषण करके कि आखिर भारी मतदान का अर्थ क्या है भारी मतदान का नंदीग्राम में, जहां पर सबसे बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल की लड़ी जा रही है। नंदीग्राम में संग्राम का अनदेखा सच। बंगाल में क्यों हुआ बवाल पर बवाल। चुनाव जीतने के वास्ते हिंसा के रास्ते। बूथ पर धरने पर क्यों बैठ गई ममता। इलेक्शन का काउंटर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है। ग्राउंड जीरो से आज तक की आंखों देखी। लाइंस पे बट गई है ये गांव, यही दुखद स्थिति है। मेरे बाएं तरफ है जो मुस्लिम आबादी इस गांव का और मेरे दाएं तरफ है जो हिंदू आबादी है। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी के आने के बाद अशांति हुई है, यहाँ पर शांतिपूर्ण रूप से वोट हो रहा था और इस तरफ बीजेपी के लोग हैं, बीच में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है, पुलिस को तैनात किया गया है और दूसरी ओर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पर लाया गया है ताकि जो यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो चली है उसे पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा जा सके। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से स्पीकर्स लेकर भीतर गए हैं और वहां पर आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करने की बात है अगर भीड़ नहीं छटती है। नंदीग्राम का वोटिंग परसेंट क्या कहता है? ममता या मोदी, किसका चला मैजिक? Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। नंदीग्राम की 360 डिग्री रिपोर्ट आपको बताएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर जब इतना मतदान हो तो उसका अर्थ वहां पर क्या कहा जा सकता है, ममता का मैजिक या मोदी का। लेकिन अब जरा आपको दिखाते हैं आज नंदीग्राम की तस्वीरें। नंदीग्राम में आज जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक था। पहली बार किसी बूथ पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री धरने पर बैठी थी लगभग 2 घंटे। इसकी वजह क्या है? कांटे की टक्कर है। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। आज नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। नंदीग्राम की हॉट सीट के चुनाव को आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर करीब 2 घंटे के लिए धरने पर बैठी रही। दूसरी तस्वीर जब ममता ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और तीसरी तस्वीर जब ममता बनर्जी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखी। आज हम इन तीनों तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ममता बनर्जी ने क्या सबसे बड़ी बात कही, आपको सुनना चाहिए। Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री वोटिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए खुद पोलिंग बूथ पर धरने पर बैठ गई। ये तस्वीरें नंदीग्राम के बोयाल पब्लिक स्कूल के बूथ नंबर 7 यहीं पर ममता बनर्जी विरोध में व्हील चेयर पर ही धरने पर 2 घंटे बैठी रही।
काफी ज्यादा हलचल है। हम लोग इस वक्त बोयाल प्राइमरी स्कूल में हैं और इस बूथ के अंदर इस वक्त ममता बनर्जी दाखिल हो चुकी हैं। आप देखिए, ये वो बूथ है, मीडिया का जमावड़ा है, काफी ज्यादा पुलिस पर्सनल है, सिक्योरिटी भी दिखा देंगे एक बार। ये है सेंट्रल फोर्स जो बूथ के गेट में खड़े हैं, बाहर लोग हैं, सिक्योरिटी का जमावड़ा है। लेकिन लोगों का आक्रोश और गुस्सा भी काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखा, क्योंकि इस बोयाल गांव में जैसे ही ममता बनर्जी आई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनको सुबह से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल का जो एजेंट है उसको यहां से निकाल दिया गया था कल रात को। आज सुबह से तृणमूल का कोई एजेंट यहां पे नहीं है और बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि बीजेपी के जो समर्थक है वो काफी ज्यादा इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे तृणमूल के समर्थकों को और इसीलिए उनको वोट नहीं दिया गया है। ममता के पोलिंग बूथ पर धरने की वजह तृणमूल वर्कर्स का आरोप था। आरोप ये कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अंदर ममता का धरना चल रहा था और बाहर हंगामा बरपा हुआ था। प्रयास यहाँ पर लगातार चल रहा है पुलिस के द्वारा कि किसी तरीके से और जो सीआरपीएफ की तरफ से कि किसी तरीके से लोगों को यहाँ से अलग किया जा सके, लेकिन बातचीत बार बार विफल हो रही है। यहाँ पर बातचीत बार बार विफल हो रही है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो आगे बढ़े थे अभी उन्हें वापस इस ओर लौटना पड़ा है। दरअसल दोनों पक्षों की तरफ से यही कहा जा रहा है। एक पक्ष कहता है कि पहले उसे पीछा करो, वहां पर संख्या ज्यादा है, और दूसरा पक्ष उसके बाद। यहाँ पर अभी तक संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब और हम पीछे लोगों की संख्या देख रहे हैं। और इसके साथ ही अब देखिए, अब अगर आप इस ओर आकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जो अधिकारी इधर से निकले थे वो उस ओर पहुंचे हैं सबको समझाने के लिए, ताकि लोग समझ बूझकर थोड़ा थोड़ा पीछे हो और जो मतदान की प्रक्रिया है। और एक बार फिर देखिए, यहाँ पर जैसे ही इनकी किसी मांग को माना जाता है वैसे यहाँ पर तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं, नारेबाजी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये लगता है कि ठीक है, इक्वल संख्या में दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ भी इस समय नारेबाजी और उसके बाद जश्न सा होता है। करीब 2 घंटे तक ममता ने बूथ में धरना दिया। चुनाव आयोग से लेकर बंगाल के गवर्नर से फोन पर बात करके शिकायत की। ममता बनर्जी की शिकायत के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने एक चिंता व्यक्त की है। मैंने उन्हें सही एक्शन का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि सही भावना से काम किया जाएगा ताकि लोकतंत्र आगे बढ़े। वहीं ममता का धरना खत्म हुआ तो उन्होंने 5 बड़ी बातें कही। ममता की बड़ी बात नंबर 1, बीजेपी का गुंडा तंत्र वोट लूट रहा है। They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. ममता की बड़ी बात नंबर 2, 90% वोट टीएमसी के खाते में। Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandegam, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. ममता की बड़ी बात नंबर 3, सेंट्रल फोर्स से कोई शिकवा नहीं। वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है, क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? ममता की बड़ी बात नंबर 4, चुनाव आयोग की आंखों पर पट्टी। इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर। ममता की बड़ी बात नंबर 5, चुनाव के दिन पीएम की रैली क्यों? And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of इलेक्शन रूल्स? ममता ने अपनी जीत का दावा किया और बंगाल में वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री की रैली पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने अपना दावा किया। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा।
ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। नंदीग्राम के चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है, टक्कर कांटे की है, लेकिन टक्कर में कौन बाजी मारेगा ये 2 मई को पता चलेगा। इंद्रजीत कुंडू के साथ श्वेता सिंह, नंदीग्राम, आज तक। 2 मई का इंतजार कीजिए नतीजों के लिए, लेकिन उससे पहले कहते हैं ना कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आंकड़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने कहा था। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नंदीग्राम में जो वोटिंग परसेंटेज है 2021 का तो हमने आज आपको बता ही दिया है, लेकिन याद रखिए कि शाम 5 बजे तक का ही आंकड़ा है, लगभग 81%। वहीं 2011 से ऊपर चढ़ी। 2011 में सबसे ज्यादा 87.93%, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था वाम दलों के बाद ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। उसके बाद 2016 पर पहुंची है, तब भी 86%, लगभग आप समझ सकते हैं 87% के आसपास था, 1% कम। अब हम आपको बता रहे हैं किसको कितने वोट नंदीग्राम में 2016 में मिले थे। तो टीएमसी, तस्वीर आप कह सकते हैं उधर ममता बनर्जी की लगनी चाहिए थी। टीएमसी को 67.2%, सीपीआई को 26.7% और बीजेपी को महज 5.4% वोट ही पिछली बार मिले थे। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन। तो पश्चिम बंगाल की यही है कि 90% वोट मुझे मिले हैं, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। यानी वो 100% कॉन्फिडेंट है कि उन्हीं की जीत नंदीग्राम में होगी, और शायद इसी कॉन्फिडेंस का नजारा है कि वो आगे की भी प्लानिंग कर रही है। एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने एंटी मोदी फ्रंट के नेताओं को। एक तरफ ममता की हुंकार, Whatever you try, BJP will not win the election. तो दूसरी तरफ शुभेंदु की ललकार। 7 बजे से शुभेंदु अकेडमी, ममता नहीं है, इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका प्रवृत्ति का रास्ता उन्होंने चुना। आज व्हील चेयर पर ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, तो शुभेंदु अधिकारी बाइक पर वोट डालने पहुंचे। दोनों तरफ से नंदीग्राम का सियासी संग्राम जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। जीत हार की बेचैनी दोनों दिग्गजों में साफ दिख रही थी। बीजेपी ने कम से कम 11 बूथ पर धांधली की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है। बूथ पर कब्जे की शिकायत टीएमसी की तरफ से भी हुई। दोपहर तक शुभेंदु के काफिले पर हमले की खबर भी आई। हालांकि शुभेंदु की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले जानकारी मिला, साथ साथ में पुलिस को और सीआईएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इधर नंदीग्राम दिल से मतदान करता रहा। ये लंबी लंबी कतारें इसकी गवाही देती हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। खासकर एक समुदाय का कुछ गुंडा अनपढ़, ये लोग का लिखा पढ़ा भी नहीं है, पूरा के पूरा अनपढ़, इलिटरेट, इसका भड़का के ममता बनर्जी अपने जो मकसद है पूरा करने की कोशिश कर
जो चिट्ठी में लिखा गया है वो सत्य है और वो कोई आज राज का खुलासा नहीं किया ममता बनर्जी ने। ये बात कांग्रेस पार्टी सन 2014 से, जब से सत्ता के लगाम संभाली भाजपा ने, भाजपा का एक लक्ष्य है लोकतंत्र मुक्त भारत। भारतीय जनता पार्टी के इस जो ऑब्जेक्शन किया, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार वेस्ट बंगाल में मान ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें है। स्वयं पवार साहब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पश्चिम बंगाल के दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। बीमारी के कारण उनका दौरा स्थगित हुआ है। अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो अंतिम चरण में दौरा लग सकता है और हमारा पूरा समर्थन ममता दीदी के साथ है। अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो या और किसी बात करते हो तो ऐसे प्रसंग तो बहुत बार आए हैं। ममता जी ने जरूर एक पत्र इस देश के सभी विरोधी दलों को लिखा है कि एक साथ आकर एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। इधर नंदीग्राम में आज बंगाल के सबसे बड़े चेहरे का फैसला तय हुआ। उधर वोटिंग से एक दिन पहले लोकतंत्र को बचाने की गुहार वाली ये चिट्ठी लोकतंत्र बचाने का दाव है या फिर नंदीग्राम? श्वेता सिंह और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आंकड़े आ रहे हैं, आपको जल्दी से बता दें। देखिए, पिछले दौर के मतदान से इस बार कम वोटिंग हुई है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक आपको बता दें, बंगाल में 2016 के मुकाबले दूसरे दौर में वोटिंग कम हुई है। 2016 में जितनी हुई थी उससे कम दूसरे दौर में 80.43% मतदान हुआ है। 2016 में दूसरे दौर में 85% के आसपास मतदान हुआ था, लगभग उससे 4.5% कम। बंगाल में 2016 में जो मतदान हुआ था उससे लगभग 4.5% कम, तब 85% वोटिंग हुई थी और इस बार 80.43%। सबकी नजर तो लेकिन नंदीग्राम पर है। आज आशंका जताई जा रही थी कि वहां हिंसा हो सकती है, हंगामा हो सकता है, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद थे। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कहां पर पत्थर चले, कहां पर हुआ हंगामा। शुभेंदु के काफिले पर हमला, नंदीग्राम के बोयाल इलाके में हंगामा, देवरा में बीजेपी टीएमसी में टक्कर। आज बंगाल चुनाव के दिन हिंसा की वैसी तस्वीरें नहीं आई जैसे पहले आती रही थी। दूसरे चरण के चुनाव में बंगाल की 30 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहीं हिंसा नहीं हुई। पोलिंग बूथ के सामने हंगामे की कुछ तस्वीरें जरूर आई। पूरे दिन टीएमसी और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चला। ये तस्वीरें डेबरा की है, जहां 2 पूर्व आईपीएस अफसरों के बीच सीधी जंग है, यानी बीजेपी के उम्मीदवार भारती घोष और टीएमसी के कैंडिडेट हुमायूं कबीर है। बीजेपी ने टीएमसी पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया, तो टीएमसी ने खराब ईवीएम और वोटरों को पैसा बांटने का आरोप लगाया। सिक्योरिटी, फिर तो जमायत है, फिर तो देखिए जमायत हो रहा है। क्या सिक्योरिटी? कुछ सिक्योरिटी नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो सीआरपीएफ अपना काम नहीं कर रही क्या? सीआरपीएफ पोलिंग बूथ का अंदर में उनको जो ड्यूटी दिया गया है वो कर रहा है, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को पहला दिन से बोला कि देयर इज अ फियर साइकोसिस बीइंग क्रिएटेड बाय द गून्स। सिक्योरिटी बोल रहा है कि सिक्योरिटी बोल रहा है कि हम इस तरफ और इस तरफ खाली किया। मैंने बोल रही हूँ 100 मीटर्स ऑल तरफ खाली करना है। और हमने जो सुना है, जिस कंप्लेन के लिए हमने आए हैं कि यहाँ एक जोटला हो रहा है और जो भी वोटर्स उस तरफ से आ रहे हैं उनको पकड़ के वहाँ इन्फ्लुएंस करके फिर उनको यहाँ भेज रहा है। भाई दिखा, बहुत ही मैं क्या बोलूं, मैंने आई हैव नो वर्ड्स। 2 घंटे से हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन, दोनों ईवीएम मशीन नहीं चल, दे वर नॉट वर्किंग, द ईवीएम मशीन्स वर नॉट वर्किंग हियर। एंड 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। यहाँ पे बहुत एल्डरली बहुत जन थे, वो लोग काफी जन वापस भी जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बांकुड़ा में बहुत गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह आके अपना वोट देके उन लोग वापस जाए, पर यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं कर रही थी। एक तरफ जहां भारती घोष टीएमसी पर आरोप लगा रही थी, वहीं भारती घोष एक के बाद एक दूसरे बूथ पर घूम रही थी।
भारती घोष ने आने के बाद से यहाँ पे स्थिति को वो गर्म करने की कोशिश करी। भारती घोष फिर से दूसरी तरफ जा रही है। हम उनके पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से वो कहाँ जा रही है। बड़ी बात ये रही कि यहाँ नौबत हिंसा तक नहीं पहुंची। बीजेपी और टीएमसी में बयान युद्ध पूरे दिन चलता रहा। वहीं नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुई पत्थरबाजी में वो बाल बाल बच गए। सूर्याग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू और श्वेता सिंह के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम आपको दिखाएंगे 3 तस्वीरें। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम पूरी कहानी बताएंगे कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की लड़ाई और वहां पर हो हंगामा हल्ला आपने खूब देखा, लेकिन क्या कोरोना का ख्याल आया? पिछले 24 घंटे में जैसे कोरोना का विस्फोट देश में हुआ है। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। देश में जो परिस्थिति है, कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस आए हैं और आज यानी 1 अप्रैल से देश 45 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी भी यहां शुरू हो गई है। 2 हफ्ते का टारगेट है। जितने भी लोग 45 साल की उम्र से ऊपर के उन सबको वैक्सीनेट होना है। भारत के पास 25 लाख डोज रोजाना लगाने की क्षमता है। ये 3 तस्वीरें, एक तरफ चुनाव में भीड़ खचाखच, देश में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो तीसरी तरफ बस भरोसा वैक्सीन का। अब बात कोरोना की रफ्तार की जरा करते हैं। पिछले साल अक्टूबर 2020 में जो हालात थे उस तरह के केसेस आज आए हैं। एक दिन में इतना जबरदस्त इजाफा, और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ना, जो रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह से ये देश में लोग मान नहीं रहे नियमों को, आप समझ जाएंगे कि इसी वजह से हो रहा है। कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? बंगाल में भयंकर चुनावी भिड़ंत के बीच भले ही वहां नेता और जनता कोरोना को भूल बैठी हो, लेकिन देश में कोरोना ने होश उड़ा रखे हैं। देश के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां कोरोना ने दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। आज हम आपको कोरोना से न सिर्फ आगाह कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताने जा रहे हैं कि भले ही देश में पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन ना हो, लेकिन हालात उतने ही विकट हैं। गोते लगा रही अर्थव्यवस्था में भले ही राज्य सरकारें लॉकडाउन जैसा कदम उठाने में डर रही हो, लेकिन ये सब कुछ समझ में आ चुका है कि कोरोना की ये दूसरी लहर भयंकर ही नहीं, बहुत भयंकर है। यकीन नहीं आता तो आंकड़ों से आप भी रूबरू हो जाइए। पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस। अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। 31 मार्च को देश में कोरोना के 450 से ज्यादा लोगों की मौत। 8 राज्यों में 85% नए मामले, 83% मौतें। अब कोरोना से बचना है तो जन जन को वैक्सीन लगवाना है। लोग साल 2020 को कोस रहे थे, महामारी ने सब कुछ चौपट करके रख दिया था, लेकिन साल 2021 में भी कोरोना ने तगड़ा बैकफायर किया है। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, उन्हें महामारी का मतलब समझ में नहीं आ रहा। लगता है ऐसे लोगों के साथ लॉकडाउन जैसी सख्ती से पेश आना होगा। पुलिस को डंडा लेकर ही दौड़ाना पड़ेगा, जबरन मास्क पहनाना पड़ेगा। यूपी के सहारनपुर में मास्क को लेकर सख्त एक्शन। पिछले 3 दिनों में 7,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सहारनपुर में महामारी एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ कोरोना के केस बढ़े तो पुलिस को डंडा संभालना पड़ा और बिना मास्क के स्टाइल मारने वालों पर सीधे जुर्माना और मुकदमा ठोकना शुरू कर दिया। सहारनपुर पुलिस ने शहर में चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चला रखा है। यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। होली मिलन समारोह में न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। डांस देखने के चक्कर में लोग भूल गए कोरोना के नियम। यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने होली मिलन समारोह रखा, जिसमें जमकर भीड़ जुटी, डांसर बुलाई गई। होली मिलन के नाम पर सजी इस महफिल में लोग कोरोना को भूल गए। बीजेपी सांसद मंच से कोरोना गाइडलाइंस का पाठ तो पढ़ा दे रहे, वैक्सीन लगवाने की बात करते रहे, लेकिन जब मंच पर ठुमके लग रहे हों तो कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों ने मास्क भी न लगाए। लखनऊ में भी कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। खचाखच भीड़ के बीच बर्थडे पार्टी में जमकर नाच गाना। बार बालाओं के डांस में लोग भूल गए कोविड प्रोटोकॉल।
लखनऊ की इस बर्थडे पार्टी में बार बालाएं नाची तो लोगों ने कोरोना के नियमों को ताक पर रख दिया। और तो और खुद पुलिस वालों ने बैठकर बार बालाओं का डांस देखा। सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। इस डांस पार्टी में ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। लखनऊ की हरदा कॉलोनी में बर्थडे पार्टी का मामला संज्ञान में आया तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। हाथरस के सिकंदरा राव में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। होली मिलन समारोह में लोग एक दूसरे से खूब गले मिले, डांस भी हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल भी उड़ा। सिकंदरा राव में होली मिलन की पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि विधायक जी ने रखी थी। इस पार्टी में महिला डांसरों को बुलाया गया। खुद विधायक जी ने डांसरों के साथ ठुमके लगाए, एक दूसरे के गले मिल मिलकर होली की बधाइयां दी और तो और डांसरों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई गई। मास्क तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए विधायक वीरेंद्र सिंह राणा। देश में कोरोना के बढ़ते केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में साल में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं और ये पिछले 24 घंटे की तस्वीरें हैं जो कोरोना के नियम समझाने वालों को ही चिढ़ा रही हैं और तो और नेता महफिलें जमा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर कोरोना के हालात एक साल पहले से जैसे ही है, वहां बस लॉकडाउन नहीं है, लेकिन नौबत देखिए आप, चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर पंजाब हो, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात हो, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में तो पिछले 7 दिनों में जैसे कोरोना विस्फोट हुआ है। नौबत ऐसी आ सकती है लॉकडाउन की, ये तमाम सरकारें खुद कह रही हैं। जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं वो महामारी को बुलावा दे रहे हैं। कोरोना वायरस कब, कैसे और कहां से चिपक जाएगा पता भी नहीं चलेगा। देश के 8 राज्यों में इस वक्त कोरोना का जैसे विस्फोट हुआ है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में दिन भर के कुल मामलों के 84.61% कोरोना केस आए हैं, जबकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 72,330 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,22,21,665 हो चुकी है। वहीं 459 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,62,927 पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,84,055 है। जैसे ही देश में कोरोना के आंकड़ों ने अक्टूबर 2020 का रिकॉर्ड तोड़ा, यूपी के वाराणसी में एक साथ 125 लोगों में कोरोना फैलने से हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में सीएमओ का बयान आया कि सर्वर में समस्या थी, जिसके चलते आंकड़े बढ़े हुए दिखे। फिर भी यह आंकड़ा गलत नहीं था। 2 दिन में वाराणसी में 125 कोरोना केस आए। था ना, कभी मैंने बीएचयू में बात किया है जहाँ पर लेबोरेटरी थी, जैसे परसों मात्र 34 केस आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 दिन के एक सर्वर डाउन होने से रिजल्ट जो है, दोनों दिन का रिजल्ट एक साथ उन्होंने डिक्लेयर किया, इसलिए केसेस एकाएक संख्या में ज्यादा दिखे हैं। 2 दिन के केसेस पूल्ड थे। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच में भी तेजी लाई गई है। अब तक 24,47,98,621 सैंपल की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 11,25,681 नमूनों की जांच की गई है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की जल्द से जल्द जांच कोरोना से बचाव का तरीका है। कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने देश को हिलाकर रखा हुआ है। राज्य में जिले दर जिले इसके चपेट में आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ नागपुर, पुणे, नासिक जैसे शहरों में भी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 दिनों में देश में 4,33,000 कोरोना के नए केस आए, जिसमें से 57% सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। 31 मार्च को महाराष्ट्र में 39,544 कोरोना केस आए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 227 लोगों की जान गई। इस समय महाराष्ट्र में कोरोना के 3,56,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। महाराष्ट्र में सरकार फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगाने जा रही, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतने का ऐलान जरूर कर दिया है।
मैं एक ही चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये आज का सबसे अहम मुद्दा है और आप कहीं पर भी भीड़ भाड़ मत कीजिए, इतना ही अपील मैं हमारे महाराष्ट्र की जनता को करूँ। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 5057 नए केस सामने आए और 124 लोगों की मौत हुई। बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते में हालात नहीं सुधरे तो राज्य में सख्ती बढ़ा दी जाएगी और कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। इस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, सिविल हॉस्पिटल है, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन कोरोना के सैंपल देने वालों की लाइन है। तो कुल मिलाकर पंजाब में कोरोना से हालात जो है कहीं ना कहीं बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं सरकार ने भी अब ऐलान कर दिया है कि सरकार सख्ती बरतेगी। अगर टोटल रोगियों की बात करें तो 2,40,000 के करीब केस पंजाब में फिलहाल हो चुके हैं और तादाद दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 31 मार्च को 2.5 महीने बाद सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। 31 मार्च को दिल्ली में 1,819 नए केस दर्ज हुए, 11 लोगों की मौत हुई। 13 जनवरी को भी 11 मरीजों की मौत हुई थी। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 8,838 है। दिल्ली सावधान हो चुकी है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां से दिल्ली आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इस दौरान सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स में रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था की गई। दिल्ली सतर्क है, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना विस्फोट हुआ है। खरगोन में सिर्फ 2 दिन के अंदर कोरोना के 241 मरीज मिले। जिले में इस वक्त 6,700 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं और 117 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 395 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। सभी कंटेनमेंट जोन में लोगों के घर पर पोस्टर चिपका दिए गए हैं। मरीजों के 10 दिन तक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई। आज तक ब्यूरो। आज 1 अप्रैल है और आज से ही कोरोना के लिए वैक्सीनेशन जो लग रहा है उसमें 45 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को लगना शुरू हो चुका है। अब ये फैसला इससे लिया गया है क्योंकि 90% जो लोग कोरोना की वजह से मरे हैं वो 45 साल की उम्र के ज्यादा के थे। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 अप्रैल से शुरू हो गया। अब अप्रैल में रोज वैक्सीनेशन होगा। यहां तक कि छुट्टी वाले दिन भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, भोपाल, जयपुर, गांधीनगर, अब आपको बताते हैं कि सरकार ने 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के लिए छूट क्यों दी। देश में 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों की आबादी 13.7 करोड़ है, जबकि 45 से 59 साल वाले लोगों की आबादी 20.7 करोड़ है। 25 लाख डोज रोज लगाने के लिए भारत के पास पर्याप्त सप्लाई है। सरकार का कहना है कि कोविड से मरने वाले लोगों में 90% लोग 45 से ज्यादा उम्र वाले हैं। इस वजह से इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल से सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर सबके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर की उम्र का है वो टीकाकरण करने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड केसेस की सेकेंड वेव है, उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू हुआ है। यानी कि अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन एरिया में हैं। ये सभी लोग वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं, वैक्सीनेशन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठे हैं। तो मुंबई में अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि आज से 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा कोविड का।
मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है बीते कुछ दिनों में, उसके बाद सरकार ने भी नया टारगेट सेट कर दिया है वैक्सीनेशन का। ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं वहां पे अब 100% वैक्सीनेशन करना होगा अगले 2 हफ्तों के दौरान, और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से 45 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों का 2 हफ्ते के अंदर टीकाकरण करने का निर्देश दिया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।